नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में भावुक हो गए। पीएम के आंसू छलक गए। 4 सांसदों की विदाई के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री का गला भर आया। हालत यह हो गई, पीएम बोल तक नहीं पा रहे थे। थरथराती आवाज में पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद से जुड़ा एक पुराना वाकया सुनाया। उन्होंने कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना का जिक्र किया और गुलाम नबी आजाद की तारीफों के पुल बांध दिए। इस दौरान वो कई बार बोल तक नहीं पाए तो गुलाम नबी आजाद को सैल्यूट करते दिखे। भाषण के दौरान पीएम ने कई बार पानी पिया। गुलाम नबी आजाद के साथ अपनी वर्षों पुरानी दोस्ती को याद किया। पीएम ने गुलाम नबी आजाद से यह कहकर कुछ संकेत देने की कोशिश भी की कि मन से मत मानो कि आप इस सदन में नहीं हो, आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा, आपके अनुभवों का फायदा देश को मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा से किसानों को संदेश दिया था, आपको याद होगा। आज गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से विदाई भाषण में भावुक संदेश दिया और कल वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का एक बार फिर जवाब देंगे। माना जा रहा है कल भी वो किसानों को संदेश देते हुए विपक्ष पर हमला करेंगे। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, राज्यसभा में पीएम के आंसू क्या कहते हैं और कल लोकसभा से किसानों को क्या संदेश देंगे मोदी, इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री आपने देखा भावुक भी हुए, रोए भी, गला रुंध गया। गुलाम नबी आजाद को विदाई देते देते वो रोने लगे, कई बार पानी भी पिया, भाषण तक ठीक से नहीं दे पाए। कल राज्यसभा में किसानों पर बोले थे, विस्तार से बोले थे। कल लोकसभा में फिर से किसानों के मुद्दे पर हो सकता है वो बोलेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री के आंसू क्या कह रहे हैं, इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। आशुतोष आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिव कुमार कक्का आ गए हैं, किसान नेता हैं। और सुशील पंडित मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। के शर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं। के शर्मा, गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस के नेता हैं, अक्सर उन्होंने सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर खूब तीखे तीर चलाए हैं। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री आज गुलाम नबी आजाद को विदाई देते देते भावुक भी हुए और यह भी कह गए कि मेरे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं? इसमें कोई राजनीतिक संदेश तो नहीं है के शर्मा? देखिए मानक जी, इसमें कोई भी इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिएगा। हाँ, कराता हूं। ये आप इस पर अपना कोई भी मंतव्य तो रख सकते हैं, स्वतंत्र है, मीडिया अपनी बात रखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति एक विचारधारा के आधार पर होती है, लेकिन आपसी जो संबंध है और व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं राजनीति में, वो अलग विषय है। विचारधारा का मतभेद होना अलग विषय है। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस घटना का उल्लेख कर रहे थे,
वो विचारधारा के मतभेद से बहुत ऊपर का इशू है। वो एक मानवता, एक इंसानियत, एक व्यक्तिगत संबंध पर आधारित था। और उसी बात की पुष्टि जब गुलाम नबी साहब अपने भाषण में उन्होंने जब दे रहे थे, तब उन्होंने जो बातें कही और जो बात उन्होंने बताई, वो भी बहुत ही जो है हृदय विदारक थी। और मैं ये अवश्य कहूंगा कि उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे और जब वो डेथ बॉडियां वहां पर पड़ी हुई थी और जो छोटे उनके मासूम बच्चे थे और परिवार के लोग थे, उनसे लिपट के जब उन्होंने वो रोने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन में 3, 4, 5 ही ऐसे मौके आए जब मैं फूट कर रोया। तो उनका भी हृदय उस समय जो है उस दुख से जो है उनके आंसू छलक पड़े थे और चीख कर वो अपनी लोगों को संभाला उन्होंने। तो ये एक ऐसी घटना का सदन के अंदर जिक्र हुआ है और ये मैं कहूंगा मानक जी, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की, हमारे और खासकर भारत के लोकतंत्र की। हम वैचारिक मतभेद कितना भी रखें, लेकिन जब एक दूसरे की मदद की बात होती है और दल से ऊपर उठकर देश के लोगों की सेवा की बात होती है, नहीं, कोई राजनीतिक संदेश तो नहीं है ना? मतलब आप मना कर रहे हैं ना, इनकार कर रहे हैं इस बात से पूरी तरह से? कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में हैं जिन्होंने अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। G23 का प्रमुख चेहरा है गुलाम नबी आजाद, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा देखिए, ये इनके पार्टी का आंतरिक मसला है मानक जी, कि वो अपनी पार्टी में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो उनके आंतरिक विषय। मैं उन आंतरिक विषयों पे नहीं चाहूंगा और मैं ये आपसे कहूंगा कि ये राजनीति से बहुत ऊपर उठ के विषय था। और आज अखिलेश जी भी हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये विषय होगा और वो स्वयं जीवन में अनुभव भी किए होंगे। बहुत से ऐसे वाकया हैं जहां पर दल से ऊपर उठकर बताइए अखिलेश जी, और सेवा के भावों को भी जो है बताइए अखिलेश जी, क्या कहना है आपका प्रधानमंत्री के आज राज्यसभा में आंसुओं पर? अखिलेश जी, देखिए, निश्चित रूप से भावुक क्षण था, होता है जब इस तरह से किसी एक सदन के साथी का विदाई होता है या अपने से उस सदन से दूर जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी, तो एक बहुत भावुक क्षण आते हैं, बहुत सी चीजें याद आती हैं और उसको याद करके मार्मिकता दिल में आ जाती है। और वही मार्मिकता दोनों पक्ष से आई, आदरणीय मोदी जी के पक्ष से भी आई और आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी के पक्ष से। हम मोदी जी के इन भावुकता के और आंसुओं के स्वागत करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय मोदी जी, आपका जो ये भावुकतापन है, जो आपका अपनापन है, दूसरों के तकलीफ पे आपको जो तकलीफ होती है, प्लीज मोदी जी हमारे किसानों के प्रति भी आप भावुक होइए, उनके भी आंसुओं का दर्द आप समझिए, उनके जो शहीद हुए हैं 175 लोग, उनको भी समझिए। वो भी हमारे गुलाम नबी आजाद जैसे ही साथी हैं, इस देश के अन्नदाता हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनकी मांगे जायज हैं, प्लीज मान लीजिए। आपके 4 चांद लग जाएंगे मोदी जी कि आप जो आज दिल की बात दिखाए ना, आप इन किसानों की बात मानिए। इसको मानने से सरकार का कोई भी नुकसान नहीं है, ये अन्नदाता हैं और उसको दिखाइए। हम ये इस आज के इस अवसर के माध्यम से हम ये भी अपेक्षा करते हैं। और देखिए, लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि मतभेद होते रहने चाहिए, मनभेद नहीं होते रहने चाहिए। और ये सिर्फ कहने पे नहीं, लोगों को अनुसरण भी करते रहे। अरे लोकतंत्र भाई, संविधान ने ये व्यवस्था दी है, अधिकार दिया है 2 पार्टी की रूलिंग का, एक पक्ष एक विपक्ष। हाँ, जो पक्ष में है वो अपनी बात रखता है, जो विपक्ष में है वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है और उससे सरकारें सबक लेती हैं, सीखती हैं, सतर्क होती हैं, अपने आप को संभालती हैं, सुधारती हैं। मौका मिलता है विपक्ष के कमियों को उजागर कर देने से सरकार को अपनी कमियों को पूरा करने का मौका मिलता है। ये तो व्यवस्था है और ये व्यवस्था अगर
स्वस्थ रूप से बनी रहे, तो इससे अच्छा लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। ओके। और कुछ ही देश जो हिंदुस्तान है वो इस स्वच्छ लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी है, और उस जननी को जीवंत और जीवित रखना है सारे राजनीतिकों का कर्तव्य। ओके, अखिलेश जी का पॉइंट है, जो आंसू प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद के लिए बहाए, वो आंसू किसानों के लिए भी बहाने चाहिए, उनकी भी मुश्किलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अखिलेश जी कह रहे हैं। इस डिबेट को मैं दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन पहले सुशील पंडित, आशुतोष और उसके बाद शिव कुमार कक्का। पहले सुशील पंडित, आपको क्या नजर आया आज प्रधानमंत्री के आंसुओं में? क्योंकि गुलाम नबी आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस के डिसग्रंटल्ड नेताओं में है, असंतुष्ट नेताओं में है, G23 का हिस्सा है। कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, कोई बड़ा कमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं हो सकता है कश्मीर में बीजेपी का चेहरा बन जाए गुलाम नबी आजाद। ऐसी चर्चा हो रही है सुशील पंडित, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया भावुक होकर कि मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। सुशील पंडित, आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात यह मानक जी कि मैंने प्रधानमंत्री को इससे पहले भी भावुक होते देखा है। उनका कई बार कई प्रसंगों में गला भर आया है, और ये इस बात का प्रमाण है कि वे बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, और उनमें उनकी स्मृतियों में जो भावुक पल होते हैं वो कई बार उनकी आंखों से छलक आते हैं, उनकी आवाज भर आती है, और ये एक मानवोचित गुण है। कई बार सत्ता की तपिश में और उठापटक की ठोकरों में हृदय कड़े हो जाते हैं, और ऐसे हृदयों में से ही फिर आवाज निकलती है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन कांपती है। लेकिन इनका हृदय जितना कोमल है और इनका मन जितना संवेदनशील है, उसका प्रमाण बहुत दफे मिला है। अब रही बात राजनीति समीकरणों की, गुलाम नबी आजाद भले ही उन 23 में से हों जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जो कश्मीर में गुपकार गैंग के निर्माता हैं। इन्होंने कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के समकक्ष खड़ा किया है, जम्मू से काट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि जम्मू में पैठ हुआ करती थी कांग्रेस की। इन्होंने कांग्रेस को कश्मीर में कर दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, और इन्हीं के कारण वहां पर जो राजनीति है उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है। आज कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप कोई भेद नहीं कर सकते। इनकी राजनीति कुछ और है। इनके कुछ अनुभव और कुछ क्रियाकलाप भावुक कर देने वाले हों, लेकिन इनका एक लंबी पृष्ठभूमि है राजनीति की, और उसमें जो पिछले 10 साल हैं, खासकर जब से वो मुख्यमंत्री बने कश्मीर के, हाँ। इन्हीं के समय रोशनी एक्ट भी बार बार तब्दील हुआ, और वो अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तब्दील हुआ। इन्हीं के समय एक बहुत बड़ा अमरनाथ आंदोलन हुआ, जिसमें बाबा अमरनाथ की कुछ एकड़ जमीन वहां के तीर्थ यात्रियों के लिए जो तय की गई थी, उनकी सहूलियतों के लिए, वो वापिस छीन ली गई। आंदोलन का जम्मू में 56 दिन जम्मू पूरा बंद रहा, एक रिक्शा नहीं चला, एक चाय का ठेला नहीं चला। यही मुख्यमंत्री थे तब। तो खैर क्या नहीं, आप जो बता रहे हैं इसका मतलब ये मानूं कि इसमें राजनीतिक संदेश कोई नहीं है। प्रधानमंत्री और बीजेपी गुलाम नबी आजाद को कोई राजनीतिक संदेश नहीं दे रही है, अपनी पार्टी में कोई बुलावा नहीं दे रही है। सुशील पंडित, अगर ऐसा है तो ये देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि साफ साफ दिखाती है। ओके, ऑल राइट। आशुतोष, आपको क्या समझ में आ रहा है? आशुतोष, प्रधानमंत्री के आंसू क्या कह रहे हैं आज राज्यसभा में? देखिए, प्रधानमंत्री, ये अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता के बीच में एक इस तरीके का एक परस्पर मित्रता वाला संबंध है, और राजनीति में इस तरीके की बातें होती हैं। आप अलग अलग विषयों पर एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं,
एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी कर सकते हैं और करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार करती है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करती है, लेकिन अगर आपस में वैमनस्य ना हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और इसलिए मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद के बारे में जितना मैं जानता हूं, गुलाम नबी आजाद के बारे में कोई क्या कहता है ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कम से कम कांग्रेस पार्टी के उन तमाम सांसदों में से एक हैं जिन्होंने जो बहुत ही ठंडे मन से और सबके साथ लेकर चलने वाले और सबको कॉन्फिडेंस में लेकर चलने वाले लोगों में से एक है। मैंने तो कभी गुलाम नबी आजाद के बारे में कोई इस तरीके की बातें नहीं सुनी, ना उनको मैंने कभी कोई तीखी टिप्पणी करते हुए किसी के बारे में सुनी है। जहां तक मुख्यमंत्री के पद पर होने पर उनके कार्यों का इवेल्युएशन की बात है, तो बहुत सारे लोग जब मुख्यमंत्री थे उनके भी कार्यों का इवेल्युएशन होना चाहिए कि उनके समय में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, और क्या वो रोने लायक था या क्या वो हंसने लायक था। तो मेरा मतलब यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के विपक्ष के नेता के बीच में इस तरीके का आत्मीय संबंध आज दिखाई पड़ता है तो उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। आप उस संदर्भ को काट के किसी और संदर्भ में उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक बात नहीं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरीके की भावनाओं की इज्जत होनी चाहिए। एक दूसरे के बीच मतभेद होने के बावजूद भी एक दूसरे से गले लगने की अगर प्रक्रिया खुली हुई है तो ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, कमजोर तो बिल्कुल ही नहीं करता है। हाँ। जहां तक किसी के इवैल्यूएशन का सवाल है तो उस पर फिर कभी बैठ के चर्चा कर लेंगे, इवैल्यूएशन कर लेंगे, कौन मुख्यमंत्री के तौर पर किसने क्या कहा था और किसके दौर में कौन सी भी जो दर्दनाक घटना हुई थी या घटना नहीं हुई थी। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है उनके आंसुओं का भी सम्मान होना चाहिए और गुलाम नबी आजाद जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनकी बातों का भी सम्मान होना चाहिए। इसमें संकुचित विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन के शर्मा और सुशील पंडित एक और चीज कह रहे हैं आशुतोष। वो कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री का जो भावुक होने का पल आया, सबने देखा संसद में, उससे जाहिर होता है, साबित होता है कि वो संवेदनशील इंसान है, उनका हृदय मोम जैसा है और पूरी दुनिया और उनके विरोधी उनको तानाशाह बताते हैं। आशुतोष, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री के चरित्र का, प्रधानमंत्री के कैरेक्टर का इवैल्यूएशन फिर कभी किसी दिन और कर लेंगे और आपको मेरी राय उनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आज उस चर्चा में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि वो भावुक है या भावुक नहीं है, मोम दिल नहीं है, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके का इमोशन दिखाया है मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे इमोशंस की जगह होनी चाहिए। आदमी कितना भी एक तरीके से उसके बारे में कैसी भी छवि बनी हो, लेकिन अगर वो किसी क्षण अपने आप को रोक नहीं पाता है, भावुक हो जाता है, उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं आज बोलूंगा नहीं। ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। ये बुलाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का इवैल्यूएशन कैसा होगा, उनके चरित्र का इवैल्यूएशन कैसा होगा, वो चट्टान सरीके कड़क है या मोम है, तो उस वक्त चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। ओके, नहीं, लेकिन क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सम्मान है प्रधानमंत्री के आंसुओं का, लेकिन अच्छा होता अगर वो उन किसानों के लिए भी थोड़ा सा अपना नरम रुख दिखा देते, अपनी वो साइड, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने कैरेक्टर की, अपने स्वभाव की, अपने चरित्र की दिखा देते, जो आज उन्होंने गुलाम नबी आजाद के लिए दिखाई है। तो ये मुद्दा तो जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलन चल रहा है अभी भी, कल लोकसभा में वो बोलने वाले हैं। देखिए, असली सवाल इस बात को लेकर यह है कि आखिर इतनी दरियादिली गुलाम नबी आजाद के प्रति क्यों है, वो कौन से दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए और गुलाम नबी आजाद को भी देना चाहिए। लोग तो इससे भी जोड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जो है वो G23 के सदस्य हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए चिट्ठी भी लिखी थी। तो क्या गुलाम नबी आजाद जो है वो कुछ और सोच रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री उनको किसी तरीके का कोई लुभावना सपना दिखा रहे हैं? तो राजनीतिक चर्चा अगर करनी तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कि मैं आज ना तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर कोई चर्चा करूंगा, ना ही गुलाम नबी आजाद के व्यक्तित्व पर चर्चा करूंगा, ना ही उन दोनों के कार्यकालों के दौरान क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा करूं, क्योंकि दोनों तरफ खजाने एक जैसे, दोनों के अगर कबर्ड खोलेंगे तो कंकाल निकलेंगे उसमें, और वो कंकाल भयानक भी है और वो कंकाल डरावने वाले भी हैं। ओके, शिव कुमार कक्का जी, कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री किसानों पर बोले थे, कल लोकसभा में बोलने वाले हैं, आज वो राज्यसभा में भावुक हो गए। कक्का जी, आपने देखा प्रधानमंत्री का भाषण, आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री के आंसुओं पर? शिव कुमार कक्का सुन पा रहे हैं कक्का जी? मुझे नहीं सुन नहीं पा रहे हैं। के शर्मा जवाब दीजिए, पहले अखिलेश प्रताप सिंह का जवाब दीजिए। के शर्मा, देखिए, मैं वो कह रहे हैं किसानों के प्रति भी दिखा दीजिए थोड़ी सी नरम दिली। बिल्कुल एक इको ठीक नहीं हुआ है, मानो की दिक्कत हो रही है। ओके, मैं करा देता हूं। हाँ, कहिए आप टेक्निकल उसको। हाँ, देखिए, मैं आज के जिस प्रसंग पर आप बहस कर रहे हैं, मैं उसमें कोई राजनीतिक परिचर्चा के उसमें नहीं था, लेकिन अखिलेश जी ने इसको थोड़ा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। तो मैं केवल उनको इतना ही कहना चाहूंगा
कि अच्छा होता कि कल राज्यसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था उसको थोड़ा ध्यान से वो सुने होते। और किसानों के प्रति उन्होंने कितनी गहन संवेदना व्यक्त की, मैं केवल 2-3 लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूं उसके अंश। पीएम साहब ने कहा अपने राज्यसभा में कि हमारे कृषि मंत्री लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ, एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है। हम आंदोलन करने वालों से प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं ये ठीक नहीं। आप उनको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठकर चर्चा करेंगे। मैं सदन के माध्यम से आपको निमंत्रण देता हूं। मानक जी, माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रमुख, और एक सदन में कोई बात जब कोई माननीय प्रधानमंत्री जी कोई सदस्य भी कहता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, तो यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो उसका उनका संदेश। ओके, ऑल राइट। शिव कुमार कक्का जी जुड़ गए। ओके, के शर्मा लौटूंगा आपके पास। कक्का जी सुन पा रहे हैं मुझे? कक्का जी सुन पा रहे हैं? ओके, तो मैं ये पूछ रहा था, कल राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री, उसके कुछ अंश के शर्मा ने अभी बताए क्या बोले थे। बुजुर्गों के लिए उन्होंने कहा था कि भाई चले जाइए, सर्दी में क्यों बैठे हुए हैं। कल लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री, किसानों के मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, कल भी बोले थे। आज भावुक हो गए वो राज्यसभा में, आपने देखा होगा उनका भाषण। क्या कहना है आपका? जी जी, क्या कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम लोग सभी देशवासी सम्मान भी करते हैं। मेरी उनसे केवल एक प्रार्थना ये है कि 200 किसान शहादत दे चुके हैं, पक्ष और विपक्ष किसी के द्वारा भी 200 किसानों की शहादत पर आंसू तो बहुत दूर की बात है, श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझा, कोई दुख व्यक्त नहीं किया जो किसान शहीद हो गए। एक राज्यसभा का सांसद अपना कार्यकाल पूरा करता है तो कोई बहुत बड़ा कठोर काम नहीं हो गया है। ऐसे बहुत से राज्यसभा के सांसद जाते रहते हैं, आते रहते हैं, एक क्रम चलता रहता है दोनों सदनों में, कभी कोई प्रधानमंत्री भावुक नहीं होता है। पर प्रधानमंत्री भावुक हो गए राज्यसभा के एक सदस्य के विदाई समारोह में, वो भी संसद से विदाई हुई है, कहीं और से विदाई नहीं हुई है। पर यह विषय जरूर है कि आप जो किसान बैठे हैं उनका पानी काट दें, बिजली काट दें, गीले लगा दें, उनको सारे अपमानजनक शब्द कह दें, जितना त्रास देना है त्रास दे दें। 75 दिन को हो गए हैं, जवान बच्चे शहीद हुए हैं, बुजुर्ग भी शहीद हुए हैं, तमाम लोग हुए हैं। इस पर एक भी भावनात्मक अगर प्रधानमंत्री जी होते तो किसानों के मन में भी लगता कि प्रधानमंत्री हमारे हैं और हमारे लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मैं इसको इस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। अब रहा सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण, तो वो हमारा क्षेत्र नहीं है। हाँ, नहीं, तो लेकिन देखिए, उन्होंने कल भी कहा ना, बातचीत अगर करनी है तो आइए ना। उन्होंने कहा एक को फोन कॉल करना है, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। वो कह रहे हैं कुछ लोगों ने भड़का दिया है कुछ किसानों को, एक राज्य के किसानों को, और देखिए वो ना बातचीत कर रहे हैं, अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ये इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं कि किसानों के लिए उनके हित में है ये सुधार। बिल्कुल नहीं अड़े हुए हैं किसान। हमने बार बार कहा है कि सरकार तारीख बताए, दिन बताए, समय बताए, स्थान बताए। हम शुरू से कह रहे हैं, आज भी कहा, कल भी कहा, हम वार्ता को तैयार हैं। नहीं, बात तैयार नहीं है के कक्का जी, बात तैयार होने की नहीं है। प्रधानमंत्री संसद से जब डायरेक्टली कह रहे हैं, खुद सीधे आंदोलनकारी किसान नेताओं को सीधे डायरेक्ट ऑफर था कल उनका, और कल लोकसभा में एक बार फिर से वो यही बात दोहराने वाले हैं, देख लीजिएगा आप। वो कह रहे हैं एक फोन करना है, बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, जब आपको बात करनी हो तब आ जाइए। पता नहीं अब अड़चन कहां है। फोन की बात, एक फोन की बात कहां से आ रही है? हमको तो फोन नंबर भी नहीं पता है। वो तो अपनी शर्तों पर सरकार बात करेगी तो बात कैसे होगी? सरकार हमेशा हमको निमंत्रण देती रही है, स्थान, तारीख और समय, तीनों चीज का। सरकार ने विगत 15-20 दिनों से कोई हमको दे दिया। पार्लियामेंट से आप बोलते रहे, उसका अर्थ क्या है? पार्लियामेंट से बोलने से, पार्लियामेंट के बोलने से नहीं निकलेगा, आपको निमंत्रण भेजना पड़ेगा। कब आपको समय ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं आगे। आशुतोष क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो बात है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन कॉल अवे बात है,
हाँ। तो राजा तय करता है, प्रजा तय नहीं करती कि कब राजा से कब मिलना है, कब नहीं मिलना है। ये तो राजा को तय करना होता है ना। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और कक्का जी सामने बैठे हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, तो दिन समय तय कर लें और उसके बाद बातचीत शुरू हो जाएगी। और वैसे भी 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ईगो वाली बात है। आपके शिव कुमार कक्का जी किसानों के बड़े नेता हैं और आपके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है। तो मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप बातचीत के लिए संजीदा हैं, और मैं मानता हूं कि सरकार ने 11 राउंड की बातचीत की, ये बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को जाएगा। ये भी मैं मानता हूं कि सरकार ने 2 कानूनों को सस्पेंड करने की बात की है, ये भी सरकार के पक्ष में जाएगा कि सरकार की तरफ से दोनों जो तीनों कानून है उसको सस्पेंड करने के लिए 1.5 साल का वक्त भी उन्होंने दिया। यह बात भी सच्ची कमेटी बनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जो किसानों की मांग है वो कह रहे हैं कि तीनों कानून आप वापस लीजिए। और यही मामला फंसा हुआ है, या फिर एमएसपी के ऊपर हमको गारंटी लीगलाइज कर हाँ, नहीं आशुतोष, लेकिन आपने एक बात संजीदा है, आपने एक बात बिल्कुल सही कही, कर देनी चाहिए। बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही। जब किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमें बुलावा नहीं आया, बुलावा क्यों नहीं आया? एक सेकंड में के शर्मा अखिलेश प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं अखिलेश जी। सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे थे। सुशील पंडित बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि बातचीत गतिरोध में फंसी है, बातचीत के अभाव में नहीं फंसी है। बार बार मिल करके यदि आप यही रट लगाएं कि साहब आपकी शर्तों पे बात नहीं होगी पर हमारी एक ही शर्त है, वो पूरी मानी जाएगी कि सारे कानून वापस हों, तो फिर शर्त आप लगाएंगे, शर्त सरकार ने लगाए, ये तो बात बनी नहीं। और बात वो सिलसिलेवार कर रहे हैं, एक एक नुक्ते पर करना चाहते हैं, आप बात की भाग रहे हैं। आपने पत्थर की लकीर खींच ली है कि सारे कानून वापस कीजिए, यहां बात की गुंजाइश ही कहां बचती है। लेकिन ये बात किसानों के मुद्दे की नहीं है, ये बात हमारे प्रधानमंत्री के संवेदनशीलता पर है और उससे उत्पन्न राजनीतिक संभावनाओं पर है। और वहां ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री पहली बार भावुक नहीं हुए हैं, वह सहृदय हैं, संवेदनशील हैं और मानवीय समस्याओं पर, त्रासदियों पर उनका मन बार बार पिघल आता है। हमने पहली बार उन्हें फूट फूट कर रोते देखा जब 2014 में वे संसदीय दल के चुने गए और उनके गुरुंधे हुए गले से बात आई कि पार्टी मां होती है और मां के लिए कोई कैसी मेहरबानी कर सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री के विषय में सुशील पंडित एक सेकंड, सुशील पंडित, आपने कहा ना किसान नेता, आंदोलनकारी किसान जिद पर अड़े हैं, उन्होंने शर्त लगा दी है कि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। लेकिन बातचीत के लिए तो कोई शर्त नहीं हो सकती ना। अब कक्का जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बुलाए तो सही बातचीत के लिए। शर्त क्या है, क्या मांग है, ये तो बातचीत की मेज पर। आशुतोष क्या कह रहे हैं? देखिए मानक, आशुतोष क्या कह रहे हैं? देखिए, जो ये किसान इस देश के, इसी देश के मानक, इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। अगर आप ये खास है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, गतिरोध पर गतिरोध था, लेकिन दोनों बात करते थे। और अंत में बातचीत किस मकाम पे पहुंचती है, इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो ये कहना कि गतिरोध है इसलिए बातचीत का क्या मतलब है? अरे गतिरोध इसीलिए है क्योंकि किसानों की मांग है, सरकार उस मांग को नहीं मान रही है। या अगर बातचीत नहीं होगी तो रास्ता निकलेगा कैसे? सरकार ने 11 राउंड की बातचीत किस पर होगी? जाता है जब आप इस बात का तैयार किए बैठे हो कि कानून वापिस होगा और कुछ नहीं होगा, तो फिर बातचीत किस पर होगी? देखिए, सोवियत यूनियन, मैं फिर कह दूं, सोवियत यूनियन अमेरिका के बीच में संभावना ही नहीं थी, लेकिन बातचीत होती, पूरी तरह चीजों को मिला रहे हैं। वहां ये किसी ने पत्थर की लकीर नहीं खींची थी कि माई वे और हाईवे। देखिए, अगर बातचीत नहीं होगी तो समाधान नहीं निकलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सरकार ये कह देगी तो बातचीत किस पर होगी? देखिए, मैं कहता हूं कि बातचीत इस पर होनी चाहिए कि बातचीत हो। डिप्लोमेसी का फंडामेंटल है एग्जैक्टली। राजनीति का बुनियादी सिद्धांत यह, विदेश नीति का बुनियादी सिद्धांत यह है कि कट्टर दुश्मन बातचीत करने के लिए बातचीत करते हैं, और क्योंकि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, कोई लट्ठे से तो रास्ता निकलने वाला नहीं है। वो इस देश के नागरिक हैं, उनको इस देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं और कक्का जी सामने बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो सरकार को फौरन डेट और टाइम तय कर देना चाहिए। बातचीत के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे कोई बात नहीं होगी।
नहीं ये नहीं 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 बातचीत नहीं है। नहीं नहीं सुशील पंडित नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, सुशील पंडित नहीं नहीं, एक मिनट, ना अखिलेश जी को और के शर्मा को लाइए। नहीं, सुशील पंडित कह रहे हैं बातचीत का कोई फायदा नहीं है क्योंकि किसानों ने पत्थर की लकीर खींच दी है। लेकिन आशुतोष का यह मानना है और मेरा भी बिल्कुल यही मानना है, बातचीत तो इसी बारे में होनी चाहिए। शुरुआत तो यहां से करें कि बातचीत किस बारे में करनी है। क्यों अखिलेश जी, क्या कह रहे हैं आप? उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा। देखिए नहीं, मैं अपनी बात कह दूं। किसी को आप थोड़ी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं के कोई- शर्मा। हाँ, कोई जानबूझ के या तो अज्ञानी बने या मक्खन लगाने में सही बातें न कहे तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। हठ धर्मिता सरकार बना रखी है, वो कहती है हम किसी बिल वापस नहीं लेंगे, ये हम स्पष्ट कहते हैं। ये तमाम मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने कह दिया है। हाँ, तो जब आप ये पहले से तय किए बैठे, उसके बाद भी किसान बात करने को तैयार हैं। और छोड़ो चीन और रूस और अमेरिका की, चीन और भारत बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा, सेनाएं आमने सामने डटी पड़ी हैं, फिर भी राजनीतिक और सामरिक जो कमेटियां हैं वो बातचीत कर रही हैं। तो बातचीत करने से ही हल निकलता है। हाँ, बातचीत नहीं करेंगे और पहले से आप प्रीजुडिस हैं, आप कहते हैं कि हम होल्ड करने को तैयार हैं, आप होल्ड कर दो भाई, किसने आपका दबाव बन जाता है। के शर्मा। लेकिन आप सिर्फ कह रहे, प्लीज बात होने दीजिए, बहुत हाँ। कई बातें आने दीजिए। अच्छा बोलिए। हाँ, और आप कहते हो कि हम गारंटी देने को तैयार हैं। अरे भाई, आप तुरंत एक ऑर्डिनेंस ला दो, एमएसपी जारी होगी और ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ दिया जाता है। क्योंकि आपकी बात का यकीन कैसे कोई कहे, जवानी जमा खर्च कानूनी अदालत में नहीं चलता है, जो लॉ में लिखा है वो माना जाता है। आदरणीय मोदी जी, आप जब सीएम थे तो आपने लिखित में कहा था कि मैंडेटरी होनी चाहिए एमएसपी। अब आप आज नहीं मान रहे हैं, कल इसको भी आप नहीं मानेंगे कि एमएसपी माने, तो कहा था, बिल तो था नहीं। आपने कहा था कि भूमि अधिग्रहण बिल बदलने आप आ गए थे, वो तो अध्यादेश तो कानून बन चुका था, तो उसका क्या कहेंगे। आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखित में दिया था कि किसानों की आय का डेढ़ गुना हम देंगे, और आते ही 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिए कि नहीं हम नहीं देंगे, सिर्फ 50% देंगे। तो ये बातों का बातों से आश्वासनों कुछ का अवसर क्या लेना देंगे देना? आप अगर करना चाहते हैं तो बिल में एक्ट में ओके, ला के दीजिए। शर्मा। और तीसरी बात, हाँ। अंतिम का आप इनको आप रोकेंगे तब तो बोलूंगा। ये राजनीतिक, अच्छा खत्म कर रहे हैं अखिलेश जी, उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा। खत्म करिए अखिलेश जी। हाँ, उन्होंने कहा कि हम राजनीति उसमें ला दिए। हाँ, हम राजनीति नहीं लाए, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आंसू राजनीतिक न रह जाएं। किसानों के आंसू पे भी गौर करके भावुक हो ओके के शर्मा। नहीं तो ये आंसू भी आपके राजनीतिक के शर्मा, अखिलेश जी का जवाब बाद में दीजिएगा, पहले ये बताइए कि कक्का जी बैठे हैं, देखिए वो कह रहे हैं भाई बातचीत बातचीत आप कह तो रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए बुला क्यों नहीं रहे? पहले भी तो आप ही ने बुलाया था विज्ञान भवन मानक जी, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैं आपको मैं सब सुना हूं, कक्का जी को भी सुना हूं, आशुतोष जी को भी सुना हूं, अखिलेश जी को। हाँ बोलिए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि कल का मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का जिक्र किया राज्यसभा में, तो परसों भी जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक स्पीच हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। और मैं चाहूंगा कि आप अपने डायरेक्टर से कहें कि वो आपके उस स्पीच का अंश निकाल के सुनाए कक्का जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जब बातचीत का विषय आया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने किसान भाइयों को, उनके प्रतिनिधि मंडल को हमने प्रस्ताव दिया है, वो विचार कर रहे हैं, और विचार करके वो जैसे ही हमें बताएंगे हम जो है वो बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे। तो आज वेट ये है कि नहीं वो तो बता चुके के शर्मा, उस प्रस्ताव को तो रिजेक्ट कर चुके किसान नेता। इसका प्रस्ताव ऑलरेडी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्टता से नहीं के शर्मा, एक सेकंड के शर्मा, मुझे नहीं सुन लीजिए ना, नहीं एक मिनट, आप डिटेल में बोलिएगा, पूरी बात करिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। लेकिन आपने जो प्रस्ताव की बात की ना, उसको किसान नेता खारिज कर चुके हैं, गतिरोध है अभी। लेकिन बातचीत का जो नया प्रस्ताव संसद से दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उसको कह रहे हैं बुलाते क्यों नहीं? कक्का जी कह रहे हैं बुलाइए, हम आने को तैयार हैं। ये तो, और दूसरी बात, एक बात और सुनिए, मैं कक्का जी को ही ध्यान दिलाना चाहता हूं। कक्का जी, नवंबर का वो दिन याद रखिए, वो उसको याद कीजिए जब चर्चा प्रारंभ हो रही थी, आपके आंदोलन आप प्रारंभ कर रहे थे। क्या कहा किसान भाइयों ने, इन नेताओं ने, कि यदि सरकार 2 कदम आगे बढ़ेगी तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे, सरकार 10 कदम इनसे आगे बढ़ी। जो इनकी आशंकाएं थी, स्वयं मंत्री जी ने कहा कि जो जो आशंकाएं भी हो सकती थी उसको भी हमने मान के कहा कि ये संशोधन हम इस पे लाएंगे।
और इसमें हम आपको जो आपकी शंकाओं को दूर करें, जो पराली का मामला था, जो बिजली का मामला था, उस पे भी ये सारी बातें हो गई, इस पे भी उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। और इसके बावजूद आज तक किसानों का क्या पहल है, ये किसान नेताओं का क्या पहल है, एक कदम भी इन्होंने आगे बढ़ाया? पहले दिन से जो हठधर्मिता किसान नेताओं ने अपनी ली है, वो हठधर्मिता से वो 1 इंच आगे नहीं बढ़े, 1 इंच आगे नहीं बढ़े। और स्वयं इसमें कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि मैंने ये एक एक बिंदु पर हमने 11 बार में ये बात करते हुए पूछा कि आप इस कानून का वो काला लाइन बताइए, हमें कौन सी है, हम आपकी आशंकाओं पर जो है उसको दूर करने के लिए कुछ बिंदु और जोड़ सकते हैं, या कि आपकी जो गुमराह आप हो रहे हैं, जो अफवाहें आपके अंदर हैं, जो जिसको लेके भ्रांति है, उसको हम दूर करेंगे। तो यह हठधर्मिता जो है ये सरकार की नहीं है। इसका मतलब सुशील पंडित सही कह रहे हैं फिर तो, और क्या नहीं किया इसका मतलब के शर्मा सुशील पंडित सही कह रहे हैं, गतिरोध ऐसा बना है दोनों पक्षों में। के शर्मा, किसान नेता कह रहे हैं सरकार पीछे हटेगी तब बातचीत करेंगे जब तीनों कानून वापस लेने को हामी भरेगी। सरकार कह रही है जब किसान नेता हमारी शर्त मानेंगे कि चल 1.5 साल के लिए हम इन्हें ठंडे बस्ते में डाल देंगे तब बातचीत होगी। यदि किसान नेता इस बात का ईगो बना के, क्योंकि उनके पीछे कोई डायरेक्शन इशू तो यह है कि उनका कोई लीडर तो एक है नहीं, सामूहिक हुए है, और सामूहिक जो इनका नेतृत्व है वो इस तरह का है कि उसमें एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा आदमी कुछ बोलता है। अभी आप ट्रैक्टर रैली में आपने देखा, ट्रैक्टर रैली के बाद में अभी जो ये भारत बंद का था, एक कह रहे हैं कि सुबह से बंद होगा, एक कह रहा है कोई कि 12 बजे से बंद होगा, एक कह रहा है कि उत्तराखंड और यूपी में बंद नहीं होगा, एक कह रहे हैं पूरे देश में बंद करेंगे, एक कोई यहाँ दिल्ली में बंद नहीं होगा। अच्छा, एक सेकंड, ओके के शर्मा, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके रोडमैप जो है, आपकी सामूहिक जो नेतृत्व है, उसका निर्णय ही अलग अलग होता है। ओके, कक्का जी जरा बता दीजिए, एक बार साफ कर दीजिए, आप और सरकार दोनों जो कह रहे हैं बातचीत करिए, कहीं ये दिखावा तो नहीं है? सरकार को लेना भाई, ये दिखावा कक्का जी तो नहीं है? हाँ, पहले ये शांत हो जाए, मैं शांत रहता हूँ, कम बोलता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, 11 राउंड चर्चा में हर राउंड में हमने कहा कि 3 काले कानून पर अवरोध है। माननीय मंत्री जी, एमएसपी पर बात करिए, आप इस पर बाद में बात कर लेंगे। एमएसपी पर सरकार ने कहा कि हमको वित्त मंत्रालय, अन्य विभाग से पूछना पड़ेगा, हमको आप 4 दिन का समय दीजिए, हम एमएसपी पे बात करेंगे। 4 दिन के बाद हम फिर बैठते हैं तो बोलते हैं अभी तैयारी नहीं हो पाई एमएसपी पर। 11 राउंड में एक भी राउंड एमएसपी पर चर्चा नहीं कर सकी सरकार। ये सरकार का हैसियत है सरकार। लेकिन कक्का जी, एमएसपी तो आपकी ओरिजिनल डिमांड थी ही नहीं। आपकी ओरिजिनल डिमांड तो तीनों काला कानून वापस लेने की थी। एमएसपी तो आपने उसमें बाद में जोड़ा। मैंने मानक जी बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया, बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। और जब भी आप इनसे कानून की बात करेंगे तो एमएसपी पे भागेंगे। अरे आप शांत करिए जी। हाँ बोलिए। नहीं, जब हम बीच में नहीं बोलते हैं, आप बीच में क्यों बोलिए कक्का जी, बोलिए, अपनी बात करिए। हाँ करिए। तो हमारी 12 की कमियां बताने की स्थिति में नहीं होती। सारी कमियां बता चुके हैं, निकम्मों को कमियां तो नहीं आ रही समझ में। एक एक बात बताइए। चर्चा हुई है, आपने अपनी भाषा थोड़ी सी ठीक रखिएगा, भाषा ठीक रखिएगा। तो आप बीच में बोलना बंद करिए। अरे आप बीच में बोलना बंद करिए। आप बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की शब्दावली यूज मत कीजिए। ये अच्छा नहीं देता आपको, शब्दावली के लिए। अरे शब्दावली के लिए आप कल्चर्ड होइए, पहले बीच में नहीं बोला करते हैं, तमीज सीखिए आप बीच में नहीं। मैंने आपको बीच में नहीं, मैंने आपको बताया आप क्या बोलते हैं? जब कानून की बात आती है तब आप एमएसपी पे जाते हैं। एक के बाद एक एमएसपी आपकी मूल मांग नहीं है। एमएसपी हमारी मूल मांग थी, है और रहेगी। एमएसपी पर सारा मामला टिका हुआ है। उसके बाद मानने को तैयार नहीं है सरकार। एमएसपी पर तीनों कानून की बात छोड़िए ना। काले कानून नहीं, तीनों कानून की बात भी रहेगी, एमएसपी की बात भी रहेगी। दोनों मांगे हमारी तीनों पहले भी रही है, पहले आज भी रहेगी। आप आज टीवी में बताइए तीनों कानून लेना देना है। क्या लेना देना है? बंद रखेंगे, अगर मुंह बंद रखेंगे बताऊंगा क्या लेना देना है, इसको बताइए ना। पहले मुंह बंद करिए, पहले आप मुंह बंद करिए, फिर बताऊंगा कौन सा लेना देना है। तीनों कानून में एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है, एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए उसमें एमएसपी का मामला सामने आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि बाहर की मंडियां होंगी, मंडी बाहर होगी, बाहर के मंडी में व्यापारी प्राइवेट होगा,
प्राइवेट व्यापारी हमारा माल किस भाव पे लेगा, उस पर एमएसपी की गारंटी होना जरूरी है। इसलिए एमएसपी का हर मुद्दा जुड़ा हुआ है इस 3 काले कानून से, जिसके कारण ये पूरी बहस हो रही है। सुनने का ध्यान रखिए, अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। 11 राउंड मानक जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। बोलिए के शर्मा, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, जब इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, मानक जी, आप इनकी पुरानी पूरी जारी डिटेल्स और बयान निकाल लीजिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना आंदोलन, स्पष्ट रूप से तीनों कानून को लेकर बात किया इन्होंने, तीनों कानून पर ही चर्चा हुई उस समय। और इसके बाद इन्होंने जब देखा कि इस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने एमएसपी की मांग को ऐड कर ली। आप एमएसपी की बात पर भी हम एक नहीं 10 बार प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है, हर जगह से माननीय मोदी जी ने कहा कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे। बात को टालते रहे हैं। एमएसपी पहले दिन से हमारा चर्चा का बिंदु रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कराई है, रिकॉर्डिंग सरकार के पास में है, रिकॉर्डिंग देख ली जाए। नहीं, एक सेकंड, जरा आशुतोष को लाइएगा, एक सेकंड। आशुतोष, यही तो समस्या है ना जो सुशील पंडित कह रहे थे। इसका मतलब सुशील पंडित सही कह रहे थे। दोनों पक्षों ने 11 राउंड की बातचीत के बाद ऐसा लगता है ये मान लिया है कि ये बातचीत अब आगे बढ़ने वाली है नहीं, ना सरकार पीछे हटेगी ना किसान नेता पीछे हटेंगे, इसीलिए बातचीत नहीं हो रही है ना, बस दिखावा किया जा रहा है दोनों तरफ से कि बातचीत को तैयार है, बातचीत को तैयार है। मानक, 2 चीजें हैं। जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा, हमारे वेदों में लिखा हुआ, राजा जो होता है वो पिता समान होता है और उनको अपने पुत्रों का ख्याल रखना होता है, उनकी बातों को सुनना भी होता है, अगर डांट फटकार की जरूरत है डांट फटकार भी लगानी चाहिए। अभी कक्का जी ने जो बात कही है उससे बीच का रास्ता निकलता है। कक्का जी ने क्या कहा? कक्का जी ने यह कहा है कि भाई हमने सरकार के सामने कहा कि चूंकि तीनों कानून पर हमारी बातचीत नहीं बन रही है, इसलिए लिहाजा हम एमएसपी पे बात करते हैं। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एमएसपी पे बात करते हैं, हमें वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वित्त मंत्रालय तमाम लोग इन्वॉल्व, इसका मतलब क्या है कि किसानों का यह कहना है कि ठीक है, आप तीनों कानूनों पर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आइए एमएसपी पे बात कर लेते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अगर एमएसपी पर सहमति बन जाएगी तो तीनों कानूनों पर किसान हट नहीं करेंगे। अब एमएसपी पर सरकार अगर बात नहीं कर रही है और यह कहने के बाद भी कि 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर हम अपना एक आपके सामने अध्ययन कर देंगे, तो फिर 11 राउंड की बातचीत हो चुकी अब तक। इसका मतलब क्या है? या तो सरकार पीछे हट रही है या फिर नहीं आशुतोष नहीं। लेकिन देखिए ये भी सच है ना आशुतोष, हम तो लगातार फॉलो करते हैं सारे किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके इंटरव्यू, उनके बाइट्स जो आते हैं। उनका सबसे बड़ा नारा लगातार क्या रहा है? जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यानी सीधा सीधा कानून वापसी से उन्होंने अपने आंदोलन को जोड़ा है। पहले एमएसपी नहीं था, वो बाद में आया। मानक और मैं कह रहा हूं दोनों पक्षों की तरफ से यह है, विश्वास की इतनी कमी हो गई है, इतना सख्त रवैया दोनों पक्षों ने अपना लिया है। बस कहते हैं बातचीत को तैयार है, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष पीछे नहीं हटेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। मानक, देखिए एक चीज महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि के शर्मा और कक्का जी यहां पे टीवी चैनल पे क्या बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या बात करते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप आमने सामने होते हैं तो आमने सामने आप एक दूसरे के समक्ष क्या प्रस्ताव रखते हैं। और अगर कक्का जी की बातें सही हैं तो उन्होंने कहा कि तीनों कानून को पीछे रख लेते हैं, सुशील पंडित एमएसपी पर बातचीत करते हैं। सरकार एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार थी, ऐसा कक्का जी की बातचीत से स्पष्ट होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे पर अविश्वास है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि सरकार की सुशील पंडित तरफ से प्रस्ताव है, सुशील पंडित में बात करिए, ठीक है, हम उसके बाद कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओके, सुशील पंडित क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। सुशील पंडित यानी कि हाँ बोलिए। पूरे प्रसंग को नाहक पेचीदा बनाया जा रहा है। ये सारा का सारा प्रकरण शुरू हुआ था एमएसपी पर आग्रह से और मंडियों पर आग्रह से, और जब एमएसपी और मंडियों के ऊपर सिलसिलेवार नुक्तेवार बातचीत शुरू हुई और ऐसा लगा कि सरकार इन बातों को किसी तरीके से मानकर आगे बढ़ेगी, तो फौरन पीछे हटकर कहा गया कि नहीं, सारे कानून वापस किए जाएंगे। अब ये मांगों की और मुद्दों की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये सरकार को झुकाकर उसको बदनाम करने की लड़ाई बन गई। ओके, अब यहाँ आप अपनी मांगे मनवाने, अपने हित समझने नहीं आए हैं। ओके, अब आप मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। ये सुशील पंडित, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। अब प्रधानमंत्री लोकसभा में कल एक बार फिर बोलेंगे और माना यही जा रहा है एक बार फिर किसान आंदोलन पर बोलेंगे, किसानों से फिर एक बार डायरेक्ट अपील करेंगे। और जैसा हम इस डिबेट में भी सोचने समझने और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इस सवाल का जवाब कि आखिर ये बातचीत शुरू क्यों नहीं हो रही है, हो सकता है ये सवाल और इसका जवाब
कल प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ हद तक निकले। प्रधानमंत्री एक बार फिर शायद एक बार ऑफर दें किसानों को, और शायद कहीं कोई बातचीत का छोटा सा रास्ता निकले। सबको यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। के शर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह, सुशील पंडित, आशुतोष और कक्का जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।